नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। पहला, क्या सरकार के खिलाफ बोलना आतंकवाद है। दूसरा, क्या सत्येंद्र जैन राजनीति के शिकार हैं। तीसरा, क्यों टॉपर देने वाली टॉप यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ी है भाजपा। आगे बढ़ें इससे पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी आर्थिक सहायता करेंगे तो हमें चैनल चलाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहली बात उमर खालिद की कर लें, क्योंकि क्या सरकार के खिलाफ बोलना आतंकवाद है। अभी उमर खालिद के केस को लेके कल दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस आए और ये हुआ कि जुलाई में अब केस लगा है। लेकिन समझ लें आप ये उमर खालिद का केस है क्या। उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली रॉयट्स के कॉन्स्पिरेसी के आरोप में यूएपीए के अंडर गिरफ्तार किया गया था। इनके ऊपर जो अब जब आप उमर खालिद करते हैं तो आपको एक नज़र आता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, कुछ कहीं रेफरेंस की, ये कुछ पाकिस्तानी समर्थक इत्यादि इत्यादि। आप समझ लें कि है क्या। 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक के दोषी अफजल गुरु के कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें उमर खालिद भी थे। देखिए, इसके 2 पार्ट हैं, वो समझ लीजिए। जब अफजल गुरु के कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके 2 पार्ट हैं। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि दुनिया के बहुत से लोग, इस देश के बहुत से लोग, मेरे बहुत से जानने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, वो पर से कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो कोई हीनियस से हीनियस क्राइम भी हो। वो उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो चीज़ आप दे नहीं सकते हैं वो आप ले नहीं सकते हैं। ईश्वर की दिए हुई जीवन है, उसको आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं, आजीवन कारावास दे दीजिए। इस तरह के एक बड़ी लॉबी दुनिया में है, एक बड़े लोग हैं जो इस फिलॉसफी को मानते हैं और इसके लिए वो काम करते हैं। और उनका कहना है कि चाहे कोई भी हो, उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। एक पक्ष ये भी है जो अफजल गुरु के पक्ष में कुछ लोग उस समय थे कि भाई ये ऐसे आदमी हैं जिनको दोषी तो पाया गया है लेकिन इनको नहीं देना चाहिए। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो उमर खालिद ने, जो एक्टिविस्ट है, अगर वो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट दुनिया जो और लोग भी हैं, अगर उसने कोई किया तो वो दोनों अलग अलग नज़र से देखना चाहिए, न कि वो कोई अफजल गुरु का समर्थन और पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बात है। जो उमर खालिद थे, उन्होंने जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहीं से एमफिल किया और फिर वहीं से रिसर्च करके उनकी डॉक्टरेट भी सबमिट होने में कोई दिक्कत हुई थी। हालांकि फिर बाद में कोर्ट के आदेश पे वो डॉक्टरेट भी जमा कर ली गई। 2016 में कन्हैया के साथ वो जो एक, आपको याद है ना, वो जो एक था कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया था उस समय इन लोगों को, और देश के गद्दारों को, क्या क्या वो सब था। खैर, उसमें कन्हैया के साथ सेडिशन चार्जेस पे इनके ऊपर भी लगा था और ये भी गिरफ्तार हुए थे। केस का ट्रायल आपको याद है कि 2020 में कभी जब आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार में आई तो उसने, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट को वो अप्रूव करना था कि हाँ ट्रायल हो सकता है, तो उन्होंने वो अब अग्री किया है और वो अब ट्रायल किस स्टेज पे पहुंचा है मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन वो ट्रायल चल रहा है। इस बीच इस केस को लेकर जेएनयू की अपनी एक इंक्वायरी कमेटी बैठी थी। उस इंक्वायरी कमेटी ने कन्हैया के ऊपर 10,000 रुपये का एक फाइन लगाया था और उमर खालिद को 1 सेमेस्टर के लिए रेस्ट्रिकेट किया था। तो ये सजा उसको यहाँ दी गई थी। अब बाकी ट्रायल पे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। उमर खालिद के ऊपर एक आरोप जो और है वो ये है कि भीमा कोरेगांव केस, अगर आपको याद हो, उसमें वो जिग्नेश मेवानी के साथ मुख्य अभियुक्त के रूप में है और ये कहा जाता है कि इन्होंने भी वो प्रोवोकेटिव स्पीच वहाँ भाषण देने के वो दोषी थे। फिर ये सीएनआरसी में बहुत एक्टिव थे, सीएनआरसी के अगेंस्ट ही कैंपेन कर रहे थे। उस समय इन्होंने बहुत भाषण भी दिए और उस समय औरंगाबाद में भाषण, मतलब ये सब चला और उसी को लेके पुलिस इनको, मतलब दिल्ली रॉयट्स का एक अभियुक्त भी इनको भी बनाया गया है। उस सिलसिले में इनकी कई बार बेल रिजेक्ट हुई है। इनकी बेल में जब वो था तो 8 महीने बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई, 8 महीने। जनरली बेल एप्लीकेशन पे इतनी लंबी सुनवाई नहीं होती है, वो पहले या दूसरी हियरिंग में या तो ग्रांट होती है, रिजेक्ट होती है, लेकिन कि 8 महीने इनकी सुनवाई चलती रही और उसके बाद वो डिनाई की गई। ट्रायल कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद ये हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट में कल जस्टिस मृदुल और जस्टिस भटनागर इस केस को सुन रहे थे। उन्होंने अपने को तो ऑब्जर्वेशन दिए पूरी बात देख के, चार्जशीट देख के, और
उन्होंने कहा ये ज़रूर है कि जो स्पीच इन्होंने दी थी वो बैड टेस्ट में है, उसका स्तर अच्छा नहीं है। बैड टेस्ट ऐसा है कि बहुत सी स्पीच, अब समय की कमी है नहीं तो बहुत सी स्पीच हमारे बहुत से जो भाषणवीर हैं जिनका अब ये माना जाता है कि वो तो ऐसा अद्भुत भाषण देते हैं, उनकी भी बहुत सी स्पीच बैड टेस्ट में रही है। बहुत से जो रूलिंग पक्ष के मैं लोगों के नेताओं की बात कर रहा हूँ, इट इज़ लॉट ऑफ देम इन बैड टेस्ट। ये क्या अच्छा है कि अगर यहाँ आप बटन दबाओगे तो पाकिस्तान में वो उसका करंट पहुँचेगा, ये सब मतलब बाई एनी स्टैंडर्ड ये गुड टेस्ट में तो नहीं है ना। तो खैर कोर्ट ने कहा कि ये बैड टेस्ट में थी, पर जो भी आप कहिए उसके कारण वो टेररिस्ट एक्ट नहीं हो सकता है। खराब भाषा का इस्तेमाल या किसी को अनादर करके कोई स्पीच देना, लेकिन वो टेररिस्ट आतंकवादी गतिविधि नहीं थी। तो कोर्ट ने उसको बहुत क्लियरली इधर इसको साफ किया है। अब इसकी तारीख जुलाई में है। एक व्यक्ति जो पिछले 20-21 महीने से जेल में इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर यूएपीए लगा है और उसको उसके एक्शन को कहा गया था कि ये आतंकवादी गतिविधि है, और अब कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं आतंकवादी गतिविधि तो नहीं है। बाकी उन्होंने मतलब कोई क्वालिटी ऑफ स्पीच खराब थी या किसी की कुछ बात कही तो वो ऑफेंस भले ही बने लेकिन नॉट टेररिस्ट हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी ज़रा आप सोच लीजिए कि एक व्यक्ति को आप 21 महीने तक एज टेररिस्ट जेल में बंद करे हैं, जेल में भी उसको आप टेररिस्ट वो कर रहे हैं, बाहर पेपर में भी और मीडिया में भी वो टेररिस्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे याद दिलाने के लिए बोल दूं, आर्यन खान को बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट और इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का इम्पॉर्टेंट सदस्य के रूप में प्रोजेक्ट किया था ना मीडिया ने। तो वो मतलब अगर आर्यन खान के साथ गलत हुआ था तो उमर खालिद के साथ उनको ये ट्रीट करना कि वो टेररिस्ट हैं, मेरे ख्याल में उचित नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी बात की। क्या जो सत्येंद्र जैन राजनीति के शिकार हैं? सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ईडी ने मंडे को मतलब 30 मई को एक 2017 के केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, तफ्तीश के लिए इसको बोलते हैं, और बुला के उसके बाद वो गिरफ्तार कर लिए गए। सत्येंद्र जैन मूल रूप से बागपत के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद इन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई पूरी की और फिर ये CPWD में नौकरी कर लिए। इन्होंने CPWD में कुछ दिन नौकरी की, उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ी, फिर आर्किटेक्ट का अपनी कंसल्टेंसी चलाते हैं दिल्ली में और काफ़ी दिनों से, मतलब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने। फिर ये अन्ना के उसमें आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आए, फिर अन्ना के प्रभाव में आए, फिर ये आम आदमी पार्टी में आ गए, इत्यादि इत्यादि। ये इस बार तीसरी बार मंत्री बने हैं। मतलब 2013 दिसंबर में जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी तब भी मंत्री थे, फिर दूसरी सरकार में भी थे, और ये तीसरी बार है। इस समय टोटल 7 मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उसमें से ये एक मंत्री हैं। इनके पास हेल्थ है, पावर है और होम है, इसके अलावा कुछ और पोर्टफोलियो है, लेकिन मैं इन 3 की विशेष रूप से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। अब आम आदमी पार्टी का जो टोटल मॉडल है जिस पे वो इलेक्शन जीतता है, जिस पे वो बाहर ले जाके कहता है कि भाई ये मॉडल देख लीजिए हम कर रहे हैं, उसमें 3 चीज़ें वो बोलता है। उसमें वो हेल्थ बोलते हैं, उसमें वो पावर बिजली की बात करते हैं कि हम इतनी बिजली फ्री देंगे, ऐसे देंगे, और उसमें वो शिक्षा की बात करते हैं। इनमें से 2 हेल्थ और पावर सीधे सीधे सत्येंद्र जैन देख रहे हैं, और एक तरह से अगर भाई 5 साल एक सरकार चलती है और अगर वो डिलीवर किए हुए हैं तो डिलीवरी के बूते पे आम आदमी पार्टी फिर रीइलेक्ट होके आई है। इसमें से जो तीसरा वो देखते हैं होम, वो उनसे ज़्यादा जो केंद्र सरकार भाजपा की है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम जो उनका तीसरा मंत्रालय है। तो इसलिए वो खींचतान आप समझ सकते हैं क्यों है। 2017 में ये केस दर्ज हुआ था, 2018 में पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था। अप्रैल 2022 में करीब 5 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ उन 4 फर्मों पे थी जिसके लिए कहा जा रहा है कि उनका इनसे लिंक है, वो जब्त कर ली गई थी, और अब 4 साल बाद उनको एकदम से बुला के गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि संजय सिंह का अपना स्टेटमेंट है, जो आम आदमी पार्टी के MP हैं, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो इसके अक्यूज़ थे 2017-18 में उन्होंने कोर्ट में माना है कि ये उनके यहाँ है और इसमें से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार तो सरकार है। आम आदमी पार्टी का इसमें कहना यह है कि इनको हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में इलेक्शंस हैं, और इस कारण उनके ऊपर ये ईडी का शिकंजा कसा गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पोल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़े। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं एक सिर्फ आपको याद के लिए बता दूं कि कैसा किया था।
2019 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अनाउंस होता है, मतलब लोकसभा का इलेक्शन अनाउंस होता है। ये भी अनाउंस होता है कि प्रियंका गांधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के आधे हिस्से ईस्टर्न यूपी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होंगी, वो यहाँ आती हैं। और उसी के साथ उसी समय रॉबर्ट वाड्रा का एक केस खुल जाता है और उनको ईडी और सीबीआई सब बुलाने लगते हैं उस समय। उसके बाद ओके इलेक्शन खत्म, उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, अगर वो ऐसे वो गलत थे, और उस समय खूब कसा जाने लगा था, दिल्ली भी, जयपुर भी, कहाँ बोला। तो ऑन दी फेस ऑफ इट ये ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन जो हिमाचल के अगर प्रभारी थे तो इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। उसके वो भी एक कारण हो सकता है उनके ऊपर गिरफ्तारी का। अब एक चीज़ और ज़रा इस देश में सोचने वाली होगी, क्योंकि अब जो भाजपा सरकार है उसने इसको भी एक तरह से ऑर्डर ऑफ द डे बना दिया है। आपको याद है ना, बंगाल में वो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, मंत्री लोगों को। महाराष्ट्र के 1-2 मंत्री इस समय जेल में हैं ही। अब यहाँ पे सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो एक थोड़ी नीति इस पर भी बनने की ज़रूरत है कि जब मंत्री लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो त्यागपत्र या उनको तुरंत बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया जाता है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है या गलत है, लेकिन जब जेल चले गए तो फिर आम आदमी के लिए जो नौकरी पेशा है उसको तो इस तरह के उसमें मतलब सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सत्येंद्र जैन को या नसीब पठान को या किसी को वहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक टेनी मिश्रा जी, उनका बेटा, जो रौंद के लोगों की हत्या कर देता है, जिसका आरोपी है, उसको किस तरह से बेल मिली और उसको किस तरह से उन्होंने बचाने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं वो नहीं था, इत्यादि इत्यादि, वो सबको याद है। सबसे आसान चीज़ मेरे ख्याल में इसमें है कि आप 4 साल 5 साल बाद पूछताछ के बाद एकदम से गिरफ्तार करने की जगह है कि आप टाइम बाउंड में ये ट्रायल को एक्सपेडाइट क्यों नहीं कर देते हैं। पूरे देश में हो जाए ना कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एमएलए एमपी हैं, उनको भाई तो आपका जो भी ट्रायल है वो एक टाइम बाउंड उसमें स्पीड अप होकर वो ट्रायल हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ और जान लीजिए, इनका ये मुकदमा कहा जा रहा है 2010-17 में दर्ज हुआ, उसके पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि अब नया कोई केस 2010 का भी निकल रहा है। लेकिन क्या इनके पहले दर्ज हुए मुकदमे 2017 से डिसप्रोपोर्शनेट एसेट वाले, मतलब आय से अधिक संपत्ति वाले, इसमें कहा जा रहा है 270 या कितने % संपत्ति इनकी ज़्यादा आय से, क्या ऐसे मुकदमे समाप्त हो गए हैं? 2 लोगों के बारे में, मुलायम सिंह यादव और मायावती जी, क्या वो केस अब फाइनल हो गया है और बंद कर दिया गया है कि वो अभी भी खुला हुआ है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, इन दो, देखिए 2 में पार्टियों का फ़र्क बता दूँ। कुछ चीज़ों का मैं ठीक है, उनको आम आदमी पार्टी ठीक काम करती है या अरविंद केजरीवाल, मैं कोई वो नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी भाजपा की राह ही पकड़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए मैं ज़रूर कहूँगा और अरविंद केजरीवाल के लिए ज़रूर कहूँगा कि दे आर इनोसेंट टिल दे आर प्रूव्ड गिल्टी। वो तब तक एक भाई मैं कम से कम उनको इनोसेंट मानूंगा। और एक पार्टी ऐसी है और उसके कुछ नेता ऐसे हैं, एक बड़ी पार्टी है देश की, उसको तो भाई जो मेरा माइंडसेट है, जो मैं जिनको देखता हूँ, दे आर गिल्टी टिल दे आर प्रूव्ड इनोसेंट, क्योंकि वो हरकतें ही ऐसी करते हैं। वो अपने को इनोसेंट तो कर लेंगे, वो उससे निकल आएंगे उस जाल से। लेकिन दोनों का फ़र्क यह है कि आम आदमी पार्टी का जो भी ये सब व्यक्ति हैं, उनको अभी तो मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट कह लीजिए, इनोसेंट मानना ही होगा। तीसरी बात अब मैं कर रहा हूँ, क्या टॉपर देने वाली टॉप यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़ी है भाजपा? इस साल का अभी यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, यूपीएससी मतलब आईएएस के रिजल्ट आ गए, जिसको आम भाषा के लिए, उसमें पहले 3 स्पॉट। ये बड़ी बात है इस देश के लिए। श्रुति शर्मा जी ने आईएएस टॉप किया, अंकिता अग्रवाल जी जो वेस्ट बंगाल से जिनको कहा जाता है आई हैं, वो उन्होंने नंबर 2 पे ऑल इंडिया रैंकिंग, और गामनी सिंगला जी नंबर 3 पे। पहली तीनों पोजीशन इस देश की लड़कियों ने ली है, बड़ी बात है। अब श्रुति शर्मा जी जो हैं वो वैसे तो दिल्ली से बोला जा रहा है, लेकिन वो मूल रूप से बिजनौर के हैं, वहाँ आती जाती हैं, आज पेपर में निकला भी है। वहाँ के बच्चों को जो कैरियर काउंसलिंग भी कुछ की करती हैं, उनके चाचा वहाँ डॉक्टर हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन जो मैंने पहले 2 आपको कहे थे, उसमें और श्रुति शर्मा में एक मैं कनेक्शन देखता हूँ। सत्येंद्र जैन में भी एक कनेक्शन देखता हूँ और उमर खालिद से भी एक कनेक्शन देखता हूँ। सत्येंद्र जैन से ये कनेक्शन देखता हूँ कि जो सत्येंद्र जैन थे वो भी आर्किटेक्ट थे, श्रुति जैन शर्मा जी के पिताजी भी आर्किटेक्ट हैं। दूसरा एक कनेक्शन ये है उमर खालिद से कि उमर खालिद जेएनयू के हैं, उसी जिसको टुकड़े टुकड़े बोला जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी बोला जाता है,
श्रुति शर्मा जी भी जेएनयू में पढ़ी थी। जेएनयू में पढ़ी थी, वो अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने आरसीए रेजिडेंट कोचिंग एकेडमी जो जामिया मिलिया इस्लामिया चलाती है, जिसकी देश में बहुत धाक है, वहाँ से बहुत लोग आईएएस होते हैं, उसमें उसका एंट्रेंस दिया था और उसमें उनका हो गया। तो उन्होंने अपना मास्टर्स छोड़ के फिर वो जामिया आ गई थी और फिर जामिया में रेजिडेंशियल उसमें रह के और फिर अब उन्होंने अपने आईएएस की तैयारी की थी। मेरे हिसाब से ये देश के लिए बड़ी बात है। और मैं ज़रा इसके विषय में, क्योंकि एक तो परिवार हो गया, वो इंडिविजुअल हो गई, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है पढ़ाई लिखाई और इस तरह के कंपटीशन को क्रैक करने में, वो वहाँ का होता है कहाँ से वो पढ़ी हैं। तो पहली चीज़, जो ये जो तीनों लड़कियाँ हैं जिन्होंने टॉप किया, उसमें से 2 सेंट स्टीफेंस दिल्ली की हैं। और सेंट स्टीफेंस में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसकी स्टेटस अल्पसंख्यक की है, वो क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा ड्रिवन इंस्टीट्यूट है। तो क्योंकि मैं आपको इसलिए रेफरेंस में बता रहा हूँ कि आजकल ये है ना कि सब कुछ माइनॉरिटीज़ का ख़राब है, तो मैं उसको उस रेफरेंस में बताया। दूसरा जो जेएनयू है, जेएनयू से श्रुति शर्मा जी पढ़ी हैं, और तीसरा वो जामिया से भी पढ़ी हैं। इनका एक मैं इसलिए आपको रेफरेंस बता दे रहा हूँ, एक NIRF होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उसमें जेएनयू को ऑल इंडिया रैंकिंग में 2 नंबर, मतलब सेकंड पे, जामिया 6 नंबर पे, और सेंट स्टीफेंस 8वें नंबर पे है। लेकिन ये इसमें से खास करके जेएनयू और जामिया को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, वो एक बड़े इंस्टीट्यूशन को आप ख़त्म करने का एक तरह से हो सकता है अनजाने में, या आपको हो सकता है जो भी आप अनकंफर्टेबल हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट कर रहा है। वरुण गांधी जी का एक मई 2009 का उन्होंने वायर में एक आर्टिकल लिखा है, वो मैं लगा दे रहा हूँ, लेकिन मैं उसके जिस्ट आपको बता दे रहा हूँ। उस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो क्राइसिस है, और ख़ास करके इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, उसका उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने उस जो सारी बात की वो इस पे की है कि हम 135-40 करोड़ के देश हो के भी, हम दुनिया के मतलब करीब करीब 1/6 आबादी हो के भी, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पहली 500 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी केवल 8 यूनिवर्सिटी आती हैं। पहले 500 में केवल 8, हम 1-1.5-2% हैं। वैसे नंबर्स देखिए तो हम 15-16% ऑफ द टोटल आबादी हैं, इसमें 1-2% है। और उसका उन्होंने कारण बताया, जो मुख्य रूप से 3 कारण वो कहते हैं फंडिंग, ऑटोनॉमी और टॉलरेंस ऑफ एक्टिविटीज़ बाय स्टूडेंट एंड फैकल्टी। इस पर उन्होंने काफ़ी कहा है। फंडिंग की बात समझ में आती है, संसाधन की चीज़ है, कम ज़्यादा वो समझ में आता है। फॉल इन स्टैंडर्ड्स की वो बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है फॉल इन स्टैंडर्ड्स में कि प्रश्न पत्र लीक हो जाना, ये क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना अब आम बात हो गई है, और वो खास करके उसी पार्टी भाजपा के हैं और ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन्होंने उसका एक लंबा उदाहरण दिया। उन्होंने बीएचयू से शुरू किया कि बीएचयू में स्वतंत्रता आंदोलन कैसे चला, गांधी कैसे चला, इत्यादि इत्यादि, उसको वो पूरा करके लाए हैं। और उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस फॉर फ्री एक्सप्रेशन एंड नेशनलिज्म। वहाँ पे आदमी अपनी बात कहता है अपना। अब अगर आप उसको टुकड़े टुकड़े गैंग और ये गैंग और वो गैंग करना शुरू करेंगे, तो आप इस देश की जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा व्यवस्था हो, जिसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग है, हमारी आईएएस अगर टॉप कर रही है उसको जेएनयू से, तो वो बड़ी बात है। ऐसे शिक्षण संस्थान को नष्ट करने का काम मेरे ख्याल में जो लोग अनजाने में ही, मैं तो ये मानूंगा कि अनजाने में, क्योंकि उनको शायद अभी राजनीतिक, उनको जो भी उनको लगता है कि ये राजनीतिक रूप से उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, उसको बंद कर दें। क्योंकि आपके 2-3 बड़े मंत्री भी उसी इंस्टीट्यूशन से हैं। बहुत से लोग इस देश की जो तकदीर बना रहे हैं वो जेएनयू बैकग्राउंड से। और अब मुझे जेएनयू की बात एक अच्छी ये भी लगती है, जैसे आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई स्कूल, मैं अपने स्कूल के लिए मुझे गर्व है अपने स्कूल पे, उसी तरह से जेएनयू के लोगों को भी दे आर प्राउड ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन। थैंक यू सो मच।